अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम देख लेते हैं कि पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। देखें, नॉर्मली क्या होता है कि जब इंस्पायरेशन होती है तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर एचजी तक फॉल करता है। इट इज़ नॉर्मल। अगर 10 मिलीमीटर एचजी से ज़्यादा फॉल करे वो इंस्पायरेशन के दौरान, देन दिस इज़ नोन एज पल्सस पैराडॉक्सस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और किन कंडीशंस के अंदर ये होती है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नॉर्मली क्यों होता है ऐसा कि इंस्पायरेशन के दौरान आपका 10 मिलीमीटर एचजी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। तो सबसे पहले हमें वो समझना होगा। देखिए, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब भी इंस्पायरेशन होती है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो कम होता है, और जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होता है तो एक सक्शन इफ़ेक्ट जनरेट होता है जिसके नतीजे में वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है। ये प्रिंसिपल आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों को कहते होंगे कि जब ट्रेन गुज़र रही हो प्लेटफॉर्म से बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ तो आप उसके करीब ना खड़े हों। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में जब स्पीड ज़्यादा होती है तो ख़तरा है कि आप जो है वो ट्रेन में जाके लगें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब भी स्पीड ज़्यादा होती है तो उनके दरमियान प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो एक सक्शन इफ़ेक्ट जनरेट होता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल है जो फ़िज़िक्स में अक्सर पढ़ा जाता है। तो यहाँ भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि जब भी ट्रेन स्पीड के साथ गुजरेगी तो आपके और उसके दरमियान में प्रेशर कम हो जाएगा। अब आपके और उसके दरमियान प्रेशर कम होगा तो एक सक्शन इफ़ेक्ट जनरेट होगा जिसके नतीजे में आप अंदर गिर सकते हैं, वो उसी तरफ खींच सकते हैं। सेम यही है कि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के दौरान जो है वो आपका जो वो है इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो कम होता है, क्योंकि जब इंस्पायरेशन होती है तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करती है, और जब स्पेस किसी जगह पे आप ज़्यादा कर दें तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। स्पेस अगर किसी जगह पे कम कर दें तो वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जब इंस्पायरेशन की स्पेस इंक्रीज़ हुई, इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हुआ तो एक सक्शन इफेक्ट जनरेट हुआ जिसके नतीजे में लोअर साइड ऑफ बॉडी से भी और अपर साइड ऑफ बॉडी से भी जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ रिटर्न करेगा। अब जब हार्ट की तरफ रिटर्न करेगा तो ये हमारा है राइट एट्रियम, ठीक है, और ये है राइट वेंट्रिकल जिसके अंदर मैंने डॉट लगाए हैं। कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आ जाए हमें, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हार्ट की तरफ ब्लड इंक्रीज़ हुआ तो राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आया। जब राइट एट्रियम में ज़्यादा आया तो फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल के अंदर भी ज़्यादा गया। अब जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा गया तो उस ज़्यादा ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो स्ट्रेच आउट होगा। तो ऐसे बाहर की तरफ ये मेरे एरो देखें आप, ये ऐसे जो है राइट वेंट्रिकल जो है स्ट्रेच आउट होगा। ये अंदर वाला कलर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं कि हर तरफ वो वेंट्रिकल स्ट्रेच होगा। ये येलो एरो शो कर रहे हैं कि वो बाहर की तरफ भी ऐसे स्ट्रेच होगा ताकि उसको अकोमोडेट करे। और ये जो अंदर छोटे से आपको रेड और येलो नज़र आ रहे हैं जो कि सेप्टम के दरमियान में है, ये आपका सेप्टम है, ये जिस पे अभी मैं रेड एरो लगा रहा हूँ। तो इस तरफ भी स्ट्रेच होगा। तो जब हर तरफ स्ट्रेच होगा तो बाहर तो स्पेस है। जब ये येलो एरो जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर उसको अकोमोडेट करने के लिए स्पेस है, लेकिन जब ये इस तरफ स्ट्रेच होगा वेंट्रिकल सेप्टम की तरफ तो होगा क्या कि जो सेप्टम है इसके अंदर एक बल्ज आ जाएगा ऐसे। ये मैं भी बना रहा हूँ बल्ज ऐसे, ठीक है। ये आपको बल्ज नज़र आ रहा है ऐसे, क्योंकि जब यहाँ से आपको जो रेड एरो नज़र आ रही है प्रेशर डाल रहे हैं सेप्टम के ऊपर तो सेप्टम थोड़ा सा बल्ज हो जाएगा इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये ऐसे। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर बल्ज होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की स्पेस कम हो गई, ठीक है। जब स्पेस कम हो गई तो उसके अंदर ब्लड भी कम हो जाएगा। जब ब्लड उसके अंदर कम आएगा तो जो प्री लोड है वो भी कम होगा। प्री लोड कम होगा तो फिर आगे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगी, जो यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है वो कम होगा। और जब ब्लड कम होगा बाहर निकलने वाला तो कार्डियक आउटपुट कम होगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। एक ये रीज़न होगी। दूसरी रीज़न ये है
कि जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन में आपके लंग्स एक्सपैंड करते हैं, और जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो उनकी वेसल भी डायलेट होती हैं, और जब उनकी वेसल डायलेट होती है तो ब्लड उसमें पूल अप होता है। लेट्स सपोज पहले ये ऐसे छोटी सी वेसल थी, ठीक है, अब जब लंग्स एक्सपैंड किए तो वो वेसल ऐसे डायलेट हो गई। जब वो वेसल डायलेट हुई तो ये ब्लड इधर पूल अप हो गया, सही है। जब ब्लड पूल अप हो गया तो आगे फिर वो नहीं जाएगा, लंग्स से ब्लड कहाँ आता है, लेफ़्ट हार्ट में। तो जब ब्लड जो है वो लंग्स की वेसल में पूल अप हो गया तो जो लेफ़्ट हार्ट के अंदर आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो दो रीज़न है, एक रीज़न तो ये है कि इंस्पायरेशन में लेफ़्ट हार्ट की तरफ आने वाला ब्लड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो वेसल के अंदर पूल अप हो जाता है, और दूसरी रीज़न ये है कि राइट हार्ट के अंदर जब ब्लड ज़्यादा आता है इंस्पायरेशन में तो वो हर तरफ वेंट्रिकल पे एक स्ट्रेच डालता है, वेंट्रिकल डायलेट होते हैं उसको अकोमोलेट करने के लिए। तो उसी के नतीजे में जब एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का बल्ज आता है टू द लेफ़्ट कैविटी, वो स्पेस को कम कर देता है, जिसके नतीजे में इन दोनों के नतीजे में होता क्या है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम हो जाता है, जिसके नतीजे में उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है और कार्डियक आउटपुट कम होता है, और जब कार्डियक आउटपुट कम हो तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कम होता है ये नॉर्मली 10 मिलीमीटर एचजी से ज़्यादा नहीं होता। 10 मिलीमीटर एचजी तक अगर ये कम हो तो ये नॉर्मल है इंस्पायरेशन के दौरान। अब अगर इंस्पायरेशन के दौरान 10 मिलीमीटर एचजी से ज़्यादा हो जाए देन दिस इज़ नोन एज पल्सस पैराडॉक्सस। अब वो किन कंडीशंस के अंदर होती हैं ये हम देख लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन ये है, ऐसी कंडीशन एक जनरल उसका रूल याद रख लें कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर राइट वेंट्रिकल जो है ना वो ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच ना हो सके। लेट्स वो ऐसे, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ऐसे बाहर की तरफ वो स्ट्रेच ना हो सके। इंस्पायरेशन के दौरान स्ट्रेच होता है ना, तो वो तमाम कंडीशन जिनमें इंस्पायरेशन के दौरान राइट वेंट्रिकल ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच ना हो सके तो होगा क्या, ब्लड तो इंस्पायरेशन में राइट हार्ट में बढ़ेगा तो होगा क्या कि बाहर की तरफ वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो फिर वो सारा का सारा प्रेशर कहाँ लगेगा, इधर ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं सेप्टम के ऊपर। और सेप्टम के ऊपर जब ये सारा प्रेशर जाएगा, नॉर्मली क्या हो रहा था कि प्रेशर ये इधर बाहर वाले एरोस पे भी ट्रांसमिट हो रहा था और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वाले एरोस पे भी ट्रांसफ़र हो रहा था एक रेशो के हिसाब से। अब ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई हैं जिसमें राइट वेंट्रिकल जो है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच नहीं हो सकेगा, सारे का सारा फिर प्रेशर कहाँ जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर प्रेशर जाएगा तो पहले जो थोड़ा सा बल्ज प्रोड्यूस हो रहा था अब वो बल्ज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ऐसे इतना सारा बल्ज आ जाएगा क्योंकि प्रेशर वहाँ ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। अब देखो कि जब इतना ज़्यादा बल्ज आ रहा है तो जो हमारी राइट लेफ़्ट कैविटी है उसके अंदर स्पेस मज़ीद कम हो जाएगी। जब स्पेस मज़ीद कम हो जाएगी तो उसके अंदर ब्लड जो है प्री लोड है वो मज़ीद कम होगा। जब प्री लोड मज़ीद कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम मज़ीद कम होगी, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम मज़ीद कम होगी तो कार्डियक आउटपुट मज़ीद कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट मज़ीद कम होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मज़ीद कम होगा। नॉर्मली 10 मिलीमीटर एच तक होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें राइट वेंट्रिकल बाहर स्ट्रेच नहीं हो सकता उसमें ज़्यादा स्ट्रेच इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे आएगी, उसमें प्री लोड लेफ़्ट साइड का मज़ीद ज़्यादा कम होगा। पहले जितना कम हो रहा था वो सिर्फ 10 मिलीमीटर एच सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम करने के लिए काफ़ी था, लेकिन अब जो प्री लोड ज़्यादा कम हो रहा है उससे जो ब्लड प्रेशर कम होगा वो 10 मिलीमीटर एच से ज़्यादा होगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे पल्सस पैराडॉक्सस। अब सवाल ये है कि यार वो कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर राइट वेंट्रिकल जो है ना वो बाहर स्ट्रेच नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि वो ऐसी कंडीशन होंगी जिनके अंदर जो है हमारा ये वाली साइड जो है ये ऐसे बाहर ये स्टिफ हो जाए, ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, लाइक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये आपने डिजीज़ पढ़ी होगी कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही होती है हार्ट को तो हार्ट ऐसे बाहर स्ट्रेच नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये तमाम वो कंडीशन है जिसमें राइट वेंट्रिकल ऐसे बाहर की तरफ जो है ना वो स्ट्रेच नहीं हो सकता। ये जो येलो एरो हैं इधर बाहर की तरफ वो स्ट्रेच नहीं हो सकता इन तमाम कंडीशंस के अंदर, तो फिर वो सारा बल्ज उधर डालेगा और कैविटी मज़ीद कम होगी, प्री लोड मज़ीद कम होगा, और अल्टीमेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 मिलीमीटर एच से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज पल्सस पैराडॉक्सस।